अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों आज बात करेंगे अपन कक्षा 10 का जो तीसरा पाठ है धातु और अधातु, उसके महत्वपूर्ण नोट्स में लेके आया हूँ आपके लिए। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपके 23 तारीख से प्रथम टेस्ट शुरू होने वाले हैं, तो टेस्ट की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। आप इस वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तीसरा पाठ है हमारा धातु और अधातु। तो इस पाठ में अपन पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं और सक्रियता श्रेणी क्या होती है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, सारा इस पाठ में अपन देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये तीसरा पाठ है हमारा धातु और अधातु। पहला ही क्वेश्चन आपके बनता है धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो भौतिक गुण यानी जो धातुओं को बाहर से देखकर दिखाई देते हैं उन गुणों को अपन भौतिक गुण कहते हैं। तो भौतिक गुण कौन कौन से धातुओं के, पहला है चमक। सभी धातुएं क्या होती है, चमकीली होती है। जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, ये सारी क्या धातुएं हैं, तो सारी धातुओं में चमक होती है। तो पहला गुण है आपका सभी धातुएं चमकीली होती हैं। दूसरा कठोरता, सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम कोमल धातुएं होती है, इनको आसानी से अपन चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना, सोडियम और पोटेशियम आसानी से चाकू से काटी जा सकती है। तो सोडियम का प्रतीक होता है Na और पोटेशियम का होता है K, ये आप याद रखना। आपको पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो वो है आपकी सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट आगे, सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन जो पारा होता है मरकरी, वो आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आपको पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो है आपका पारा। नेक्स्ट अगला जो गुण है धातुओं का वो है तन्यता। धातुओं से तार बनाए जाते हैं तो उस पर तन्यता का गुण पाया जाता है, और सोने में सर्वाधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इतना पतला सोने का पतला तार बनाया जा सकता है, 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर लंबा। ठीक है, तो ये तन्यता का गुण भी धातुओं में पाया जाता है, इसीलिए इनसे क्या बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं। नेक्स्ट चालकता, सभी धातुएं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक। सुचालक किसको कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है उसको कहते हैं सुचालक, और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उनको कहते हैं कुचालक। तो सभी धातुएं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। लेड और मरकरी ऊष्मा की कुचालक होती है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आपको पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो ऊष्मा की कुचालक होती है, तो ऊष्मा की कुचालक कौन सी होती है, लेड और मरकरी। नेक्स्ट आघात वर्धनीयता, ये धातुओं का मोस्ट इंपोर्टेंट गुण होता है आघात वर्धनीयता। ये क्या होता है, धातुओं को हथौड़े से पीट कर पतले चद्दर के रूप में डाला जा सकता है, और इसी गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। और ये गुण भी सोने में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सोने का प्रतीक होता है Au होता है, तो सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता का गुण भी किसमें पाया जाता है, सोने में पाया जाता है। नेक्स्ट ध्वनिकता, ध्वनिकता यानी जब दो धातुओं को आपस में टकराया जाता है तो आवाज़ उत्पन्न होती है, और इसी गुण को क्या कहते हैं, ध्वनिकता या सोनोरस कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, सोनोरस आपको इस नाम से पूछ सकता है लैंग्वेज चेंज करके। सोनोरस क्या होता है, तो धातुओं को आपस में टकराते हैं तो आवाज़ उत्पन्न होती है, इसी को ध्वनिकता या सोनोरस कहते हैं। सीजियम और गैलियम ऐसी धातु हैं जो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में मिलती हैं, लेकिन हथेली के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलती हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सीजियम का प्रतीक Cs होता है और गैलियम का प्रतीक Ge होता है। दोनों क्या होते हैं, अपने हथेली के तापमान पर तो ठोस अवस्था में कमरे के तापमान पर तो ठोस अवस्था में पाई जाती है, और हथेली के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे का तापमान कितना होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये ठोस अवस्था में, और जैसे ही अपन हथेली पर लेंगे तो हमारे शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये दोनों धातुएं द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो ये आप याद रखना, सीजियम और गैलियम। नेक्स्ट मैग्नीशियम धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, कौन सी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, कौन सी वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, तो वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है देखना। मैग्नीशियम धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ऐसी धातुएं हैं जो न तो ठंडे जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ करती है, बल्कि वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, एल्यूमिनियम और आयरन। ठीक है, Au और Ag और Au, सोना और चांदी ऐसी धातुएं जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती, जिनके आभूषण बनाए जाते हैं, ये बिल्कुल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो ये याद रखना। आपको पूछ सकता है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो Ag और Au है, सोना और चांदी, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट
अब आता है अधातुओं के भौतिक गुण। ये तो थे धातुओं के भौतिक गुण। अब आता है अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण कौन से, जो देखना, अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि धातुएं थी ठोस और द्रव अवस्था में मिलती, और अधातुएं तीनों अवस्था में मिलती, ठोस, द्रव और गैस। ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, गैसीय अवस्था में पाई जाने वाली अधातु होती है। अब ब्रोमीन होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी, तो ब्रोमीन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना, आपको पूछ सकता है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी। धातु पूछे तो आपको लिखना है पारा, और अधातु पूछे तो वहाँ पर लिखना आपको ब्रोमीन, ब्रोमीन, ठीक है। नेक्स्ट, भंगुरता। सभी अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता क्या होती है, अगर अधातुओं को हथौड़े से पीटते तो वो बारीक चूर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसी गुण को क्या कहते हैं, भंगुरता कहते हैं। तो भंगुरता का गुण अधातुओं में पाया जाता है, धातुओं में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये अधातुओं के भौतिक गुण हो गए। तो धातु और अधातुओं के भौतिक गुण पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण यानी जो किसी से अभिक्रिया करेगा और नया पदार्थ क्या बनाएगा, उसको कहते हैं अपन रासायनिक गुण। तो सभी धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं, जो देखना, सभी धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक है। जैसे कॉपर धातु है, H2SO4 अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देगा, तो ये हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक है। इसीलिए एल्यूमिनियम के पात्र में नींबू का अचार नहीं रखते, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, धातु है, और नींबू का अचार क्या है, आपका एसिड है ना। तो वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, सभी धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देती है, इसका रासायनिक समीकरण दीजिए तो आपको ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है। जैसे सोडियम धातु है Na, जल है H2O, दोनों अभिक्रिया करेगा Na और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, और ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। जैसे कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, जिसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। तो धातुओं के सभी ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और अधातुओं के सभी ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब बताए क्षारों के साथ अभिक्रिया, वो तो अपन ने अम्लों के साथ अभिक्रिया पढ़ी थी, अब पढ़ रहे हैं क्षारों के साथ। सभी धातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया करके, सभी धातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाती है और हाइड्रोजन गैस देती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ठीक है। सभी धातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगी, लेकिन जिंक धातु है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाएगी और हाइड्रोजन गैस देगी। तो ये आप याद रखना, अम्लों के साथ तो सभी हाइड्रोजन गैस देती है, लेकिन क्षारों के साथ सभी धातुएं हाइड्रोजन गैस नहीं देगी, केवल जिंक धातु देगी, जो आप याद रखना। नेक्स्ट, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अधातुओं के रासायनिक गुण पढ़ रहे, ये धातुओं के होगी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, और सभी अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये याद रखना। धातुओं के क्षारीय प्रकृति के और अधातुओं के अम्लीय प्रकृति के। अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती, जबकि धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। अधातुओं के ऑक्साइड वातावरण में मिल जाने से वातावरण की अम्लीयता बढ़ा देते हैं, इसलिए बारिश के ऋतु में वर्षा के जल में ऑक्साइड की अधिकता से जल का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, इससे अम्लीय वर्षा हो जाती है। अधातुओं के ऑक्साइड होता है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये वातावरण में मिल जाएंगे, और वातावरण से बारिश के जल में मिल जाएंगे, तो बारिश के जल का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्वारेजिया, जो धातुओं को गलाने की क्षमता रखता है। इसमें क्या होता है, ये आपको याद रखना। एक्वारेजिया 3 भाग सांद्र HCl का, 3 भाग तो सांद्र HCl का और 1 भाग सांद्र HNO3 को मिलाकर एक्वारेजिया का निर्माण होता है, और ये धातुओं को गलाने की क्षमता रखता है। आपने देखा होगा सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं उनको चमकाने के लिए जो भी लोग होते हैं ना, वो एक्वारेजिया का उपयोग करते हैं। एक्वारेजिया में सोने व चांदी के आभूषण को डाल देंगे तो वो आभूषण क्या हो जाएंगे, उसमें थोड़ी हल्की हल्की परत उसमें घुल जाएगी, तो वो चमक हो जाएगी, जिससे उसका वजन क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो ये एक्वारेजिया आप याद रखना, इसको अम्लराज कहते हैं, ठीक है। अम्लों का राजा नहीं है, ये है अम्लराज, अम्लराज, ठीक है। अम्लों का राजा कहें तो वो तो कहेंगे अपन H2SO4 को कहेंगे, H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं, जबकि अम्लराज कहते हैं एक्वारेजिया को। नेक्स्ट, अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड क्या होते हैं, वे ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है उन्हें अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं, और सभी अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। सभी अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्षारीय ऑक्साइड। सभी धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और उनकी क्षारीय प्रकृति होती है, इन्हें क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। जैसे
कॉपर ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, ये सारे ऑक्साइड आपके अम्लीय क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी जिसमें अम्लीयता और क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण पूछ सकता है आपको, एक तो जिंक ऑक्साइड है, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है Al2O3, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है, जो आप याद रखना। आपको प्रश्न पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए, तो आपको ये याद रखना। नेक्स्ट, सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल होता है उसके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन HNO3 जो क्या होता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसके साथ अगर धातुएं अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस नहीं देती, बल्कि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड में उसको परिवर्तित कर देता है। तो ये भी आप याद रखना। जबकि मैग्नीज और मैग्नीशियम धातु होती है, तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो HNO3 होगा जो प्रबल होगा, उसके साथ तो अभिक्रिया करेगी धातु, तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। जबकि तनु HNO3 होगा तो वो मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ ही अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा। नेक्स्ट आता है आपका सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होता है, जो देखना, धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में जमाया जाता है, इसी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्रियाशीलता के आधार पर सबसे अधिक क्रियाशील धातु को पहले, उसके बाद कम क्रियाशील, उसके बाद कम क्रियाशील, तो ऐसी एक श्रेणी बनती है, उसी को क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया। एक तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु, एक होती है मध्य में आने वाली की धातु, और एक आती सबसे कम क्रियाशील। तो इसमें देखा जाए तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आता पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, के है पोटेशियम का, एन है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर और गोल्ड। ये सक्रियता श्रेणी को जमाया हुआ है, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी में पूछा जाए तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम और पोटेशियम होती है, सबसे कम क्रियाशील धातु Ag और Au होती है। सोना और चांदी सबसे कम क्रियाशील होती है। नेक्स्ट, सक्रियता श्रेणी के 3 भागों में बांटा गया। सबसे ऊपर आने वाली धातुएं, इसमें अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है, जिनका पृथक्करण विद्युत अपघटन विधि से। अब आपको पूछ सकता है सक्रियता श्रेणी में आने वाली धातुओं का पृथक्करण, तो सबसे अधिक क्रियाशील होती है, उनका विद्युत अपघटन विधि से किया जाता है। अब विद्युत अपघटन क्या होता है, जो देखना, विद्युत अपघटन, इस विधि में सबसे उच्च क्रियाशील धातुओं का पृथक्करण किया जाता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक तो कैथोड होता है, एक एनोड होता है। शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है और अशुद्ध धातु का एनोड बनाते हैं। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सभी शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है तथा सभी अशुद्धियाँ नीचे तल में बैठ जाती है, इसे एनोड पंख कहते हैं। और इस प्रकार कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है, और यही जो घटना अपन ने अभिक्रिया कराई है, इस पूरे प्रोसेस को अपन विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है। एक बीकर लेते हैं, बीकर में कैथोड और एक एनोड बना देते हैं, इसको विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। शुद्ध धातु का कैथोड है और अशुद्ध धातु का एनोड है, तो सारी अशुद्धियाँ तो एनोड पर और कैथोड पर शुद्ध धातु जमा, इसमें H2SO4 का विलयन बढ़ते हैं। तो इस जो बीकर का डायग्राम बनाते हैं, इसको कहते हैं अपन विद्युत अपघटन। नेक्स्ट, सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुओं का पृथक्करण। जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में धातु आती है, उनका पृथक्करण सांद्रण और भर्जन विधि से करते हैं। सांद्रण और भर्जन विधि क्या होता है, जो देखना, इन धातुओं में कार्बोनेट संबंधी अशुद्धियों का पृथक्करण सांद्रण विधि से किया जाता है, जिससे धातुओं उनके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए। सांद्रण करते हैं उसमें कार्बोनेट संबंधी अशुद्धियाँ दूर की जाती है। जब इसके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए, जैसे ZnCO3 जिंक कार्बोनेट है, इसका सांद्रण करेंगे तो ZnO बन जाएगा और CO2 गैस निकल जाएगी। अब ZnO का ऑक्सीजन की कमी करनी, तो इसका क्या कराते हैं अपन, अपचयन कराते हैं। इसका अपचयन कराएंगे तो ऑक्सीजन अलग निकल जाएगी। फिर आता है आपका वर्जन, ये तो हो गया सांद्रण। फिर आता है आपका वर्जन। वर्जन क्या होता है, धातुओं में सल्फाइड संबंधी अशुद्धियों का पृथक्करण वर्जन विधि से किया जाता है। जगह जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट का वर्जन कराएंगे तो SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और जिंक ऑक्साइड बन जाएगी, और जिंक ऑक्साइड में फिर अपचयन कराएंगे तो जिंक और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इस प्रकार सांद्रण और वर्जन विधि से जो मध्य में आने वाली धातु होती है, उनका पृथक्करण किया जाता है। अब आता है सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं का पृथक्करण। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, इनको सामान्यतः गर्म करके इनके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर इनका अपचयन करा देते हैं, तो ये शुद्ध रूप इनका प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे नीचे आने वाली धातुओं का तो सिंपल तरीके से इनका पृथक्करण किया जा सकता है। अब आता है आपका आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, धनायन व ऋणायन
मिलकर जिस बंध का निर्माण करते हैं उसी को क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। धनायन और ऋणायन के संयोग से बने बंध को आयनिक यौगिक कहते हैं। और ये एस व पी बलों के तत्व मिलकर आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। यहाँ पर अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे आयनिक यौगिक कैसे बनता है, तो यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। एक तो लिया सोडियम और एक लिया अपन ने क्लोरीन। सोडियम के आयतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन अपन बढ़ते हैं तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इधर क्लोरीन में भरेंगे तो 2 इसमें आ जाएगा, 8 इसमें आ जाएगा और 7 इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षक में आ जाएगा। अब इनका अष्टक पूरा नहीं है तो ये सोडियम क्या करे, या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे या क्लोरीन से 7 इलेक्ट्रॉन यह ले। तो ये 7 लेने की बजाय अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो देने वाला के ऊपर धनायन, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा तो एक धनात्मक चिन्ह, और क्लोरीन 1 ले रहा तो यहाँ पर ऋणात्मक यानी ऋणायन बना देगा। इन दोनों के मध्य जो बंध बनेगा इसी को कहेंगे आयनिक बंध, और इससे NaCl यानी नमक का निर्माण हो जाएगा। तो धनायन व ऋणायन के कारण जो बॉन्ड बना है इसी को क्या कहते हैं अपन, आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, अब आता है आपके आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के प्रमुख गुणधर्म कौन कौन से, तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, आयनिक बंध क्या होते हैं, इसके प्रमुख गुणधर्म क्या है, लिखिए। तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म की बात करें तो पहला गुण आता है चालकता। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुछ चालक होते हैं, लेकिन द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे आयनिक यौगिक नमक है, नमक आपका आयनिक यौगिक है, तो वो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। गलनांक और क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि इसमें आयनिक बंध होता है जो मजबूत होता है। विलेयता, आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। ध्रुवीय विलायकों में विलय, ध्रुवीय विलायकों में विलय और अध्रुवीय विलायकों में अविलय। जैसे नमक को पेट्रोल में डालोगे तो पेट्रोल में वो नहीं घुलेगा, लेकिन नमक को पानी में डालोगे तो वो घुल जाएगा। नेक्स्ट, भौतिक अवस्था, आयनिक यौगिकों का निर्माण धनायनों व ऋणायनों से मिलकर बना होता है, इसलिए इनके मध्य में बल अत्यधिक मजबूत होता है और ये अधिक कठोर होते हैं। तो आयनिक बन होने के कारण ये क्या होंगे, अत्यधिक कठोर होंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका खनिज। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, कुछ स्थानों पर खनिज में लाभकारी धातुएं पाई जाती हैं, इनको क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। लाभकारी धातुएं पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। अब आता है आपकी थर्मिट अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आपकी थर्मिट अभिक्रिया। जैसे आपने पहले पार्ट में 10-11 प्रकार अभिक्रिया पढ़ी थी, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया। उसमें एक अभिक्रिया और ये आप ये कर देना, थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है, आयरन की, आयरन लोहा होता है, आयरन के एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आयरन ऑक्साइड था Fe2O3, इसके एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कराई तो Al2O3 बन गया, प्लस आयरन और उष्मा निकल गई। इस अभिक्रिया का उपयोग लोहे की जो रेल की पटरियाँ होती हैं उनको जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट, सोने को कैरेट में नापा जाता है, सोना होता है उसको किस में मापा जाता है, कैरेट में। और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। ठीक है, जबकि जो आभूषण बनाते हैं उसमें 22 या 23 कैरेट का सोना काम में लेते हैं। शुद्ध सोना होता है अत्यधिक कोमल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। मिश्र धातु में 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। जैसे पीतल होती है तो पीतल तांबा और जिंक से मिलकर बनी होती है, तो पीतल आपकी क्या है, मिश्र धातु। उसी प्रकार कांसा होता है तो कांसा तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। कॉपर प्लस एसएन, टीन का प्रतीक है एसएन, है ना। सोल्डर, शीशा प्लस टीन से मिलकर बनता है सोल्डर, इसका उपयोग ये विद्युत फ्यूज के तार बनाने में किया जाता है। तो ये तीनों मिश्र धातु आप याद रखना। अब नेक्स्ट आता है अमलगम। अमलगम किसको कहते हैं, कोई भी धातु अगर मरकरी के साथ अभिक्रिया करती है तो उसका अमलगम बनाती है। ठीक है, जैसे कॉपर मरकरी मिलकर अभिक्रिया करेंगे तो कॉपर का अमलगम बन जाएगा। ठीक है, Cu प्लस Hg, ये बनेगा CuHg, कॉपर का अमलगम बनेगा। इन कोई सी भी धातु है अगर मरकरी के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो उसका अमलगम बनाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने जो पार्ट 3 है आपके कक्षा 10 का RBSc का, उसके सारे नोट्स मैंने आपको बताए। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये नोट्स कैसे लगे। निरंतर आप अपनी तैयारी को जारी रखना। मिलते हैं अपन आगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।